तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपको बहुत सारा नया ज्ञान देंगे। जैसे कि हमारे पॉडकास्ट नए नए टॉपिक्स पे होते हैं, तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग हम सब आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना है। और जब हम यंग एज में होते हैं ना, जब हम लोग भी कॉलेज में थे, तो हमें भी कीड़ा था कि यार एक साइड इनकम जनरेट कर लें, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें। और हम बहुत सारी ना स्टोरीज़ भी सुनते कि फ़लाने बंदे ने पैसा लगाया, उसका पैसा इतना बढ़ गया, ऐसे हो गया। और जब हम सुनी सुनाई बातों में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो हम खा लेते हैं घाटा। तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स हैं सारंग एंड अभिषेक, जो कि हस्बैंड वाइफ है, और ये स्टॉक ट्रेडिंग की कोचिंग भी करते हैं और ख़ुद भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने कहा यार किसी ऐसे इंसान को लेकर आया जाए जो इस टॉपिक पे हमें तो बताए, साथ ही साथ हमारी यंग ऑडियंस को भी थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट करे। तो वेलकम गाइज। वेलकम वेलकम। हमें बहुत अच्छा लगता है कोई कपल जब साथ में काम कर रहा होता है ना, जेन्युइनली हम बहुत खुश होते हैं कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप ना एक बार अपनी स्टोरी से स्टार्ट करो कि आप मिले कैसे, क्योंकि आपने बताया आपकी लव मैरिज है। हम जिम में मिले और हम बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं, क्योंकि हमें लगता है कि माइंड और बॉडी दोनों को ही हमेशा ऑयल्ड करके रखना चाहिए। तो जिम में मैंने सर को देखा और पहली नज़र में जो होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट टाइप। वो आपके साइड से था, इनके साइड से भी वही था, लव एट फर्स्ट साइट? मेरे साइड से था सारा। अच्छा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया सर को 1 साल तक। कुछ बात नहीं की। हाँ, ऑब्जर्व किया सर को और देखा कि हाँ भाई ये लड़का मुझे पसंद आ रहा है। तब तक आपने नोटिस नहीं किया था इनको बिल्कुल भी? नहीं, मैं मतलब देखता था, लेकिन उस नज़र से नहीं कि लुक फॉरवर्ड टू और शादी वादी और उस तरीके से। लेकिन फिर मैंने सर को अप्रोच किया 1 साल बाद। फिर मैंने इनको ऐसे पटाया। अच्छा, चुटकियों में पट गए। जहाँ जिम आ गया मुझे लग रहा है वहाँ हमारे भाई पिघल गए कि जिम भाई करनी है तो भाई मेरी चॉइस। हमारी टैगलाइन सीरियसली ले ली कि डर है जिम कर रहे हैं। तो वाइफ भी ऐसी चाहिए जो डर है जिम कर रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट कैसे आई आपकी स्टोरी में? तो क्या था कि हम डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट करते थे पहले। तो दोनों आप? हाँ, दोनों। हमारी एक कंपनी थी, तो हम उससे डिजिटल मार्केटिंग किया करते थे और वेबसाइट डेवलपमेंट किया करते थे। सो दैट क्लाइंट हैव अप्रोच्ड अस कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग कीजिए आप। तो हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बिकॉज द लाइफस्टाइल ही यूज्ड टू कैरी, ही यूज्ड टू बाय न्यू कार्स एवरी 6 months 7 months ही बाय। और फ़ोन ही यूज्ड टू कैरी विद हिमसेल्फ, और चेन वेन, अंगूठी घड़ियाँ, बड़ी बिग शॉट, ब्रिटलिंग और अरमानी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वी वर वेरी मच इंस्पायर्ड विद हिम। तो उसके बाद हमने भी सोचा इस चीज़ के बारे में कि देखा जाए कि क्या होता है, कैसे सीखा जा सकता है ये। तो देन वी अप्रोच टू इट एंड देन हमने सीखा इस चीज़ के बारे में। और देन हमने उनको देखा और फिर हमने ना स्टॉक मार्केट को उस टाइम पे इतना सीखा नहीं, हम टिप्स के चक्कर में पड़ गए। तो हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, पर हमने उसको सीरियस नहीं लिया। फिर आया ट्विस्ट कि हमने शादी कर ली और हमारे पेरेंट्स थे उसके अगेंस्ट। अच्छा, तो आप शादी से पहले डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी चला रहे थे? हाँ, करते थे साथ में। ठीक है। और फिर हमने शादी कर ली और हमारे पेरेंट्स थे अगेंस्ट। हम घर से निकले और घर वालों ने कहा कि तुम जाओ, हम अब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब हम घर से जिस दिन निकले, हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और अपना लैपटॉप था साथ में। किसी का सपोर्ट नहीं था, कुछ पैसों का बैकएंड नहीं था, कुछ नहीं था। तब हमने कहा, और जो बिज़नेस से पैसा आता तब पता है कि कंसिस्टेंट मनी नहीं होता, कभी क्लाइंट आ रहा है, कभी क्लाइंट नहीं आ रहा है। पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तब अलग ही आपका होता है। पर सही बात है। हाँ, जब आप घर से निकलते हो बिल्कुल ऐसे बिना किसी के सपोर्ट के, तो हमें कहा कि ये बिज़नेस से तो पैसा नहीं चल सकता, काम नहीं चल सकता हमारा पूरा टाइम। और स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा चस्का भी लग गया था तब तक। फिर हमने सीखा, फिर हमने ट्रेडिंग सीखी कि ये ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे कंसिस्टेंट पैसा आए यहाँ से। हमने सीखा और बस वो दिन है और आज का दिन है। कैसे कैसे हम आगे बढ़े, क्या क्या किया, ये तो सब कितने साल से आप कर रहे हैं ट्रेडिंग? हमें ट्रेडिंग 3 से 3.5 साल हो गए हैं जो लगातार हम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं इसके अंदर। एवरी डे आपका रूटीन बताओ एक बार, सुबह से शाम तक क्या रहता है? रूटीन यही रहता है कि सुबह उठो और थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा, क्योंकि माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद अपना खाना वाना खा के और स्क्रीन पे बैठना होता है हमें।
आधा घंटा पहले मार्केट ओपन होने से 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। फिर थोड़ा सा देखो कि आज का प्लान क्या रहेगा हमारा, हम दोनों डिस्कस करते हैं प्लान अपना, और फिर हम अपने स्टूडेंट से भी बात करते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि हम उनको रोज़ गाइडेंस देते हैं। फिर 9:15 के बाद हम स्टॉक मार्केट में अपना काम करते हैं। किसी दिन हमारा काम हो जाता है 1 घंटे के अंदर ही, अच्छा। किसी दिन हमें पूरा बैठना पड़ता है 3:15 तक। तो वो जिस दिन काम हो जाता है उस दिन अपना प्रॉफिट लेके, ये काम हो जाता है का क्या मतलब है कि काम हो, प्रॉफिट हो गया? हाँ, प्रॉफिट आ गया, या फिर हमने जो ट्रेड सोचा था वो स्टार्टिंग में ही आ गया और हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, तो मैम आप दिन के अंदर कोई टारगेट सेट करते हो कि आई हैव टू अचीव दिस टारगेट, उसके बाद मैं शांत हूँ, अब ऐसा कुछ है? हाँ, वही प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम ट्रेड ले लेते हो, रैंडम काम कर लेते हो, रैंडम प्रॉफिट उठा लेते हो, सब प्लानिंग होती है। तो आपका डेली का टारगेट क्या रहता है प्रॉफिट का? वो तो हम एक नहीं बताएंगे। ब्रैकेट बता दो। अगर वो हमने बता दिया, हम डेली इतना कमाते हैं, 3.5 साल से हमने इतना पैसा कमा लिया। लोगों को ये मालूम पड़ जाए। हम डेली का हम थोड़ा सा टारगेट 1 to 2% का रखते हैं अपनी कैपिटल का, कि इतना टारगेट हमारा होना चाहिए। और जिस दिन नहीं होता है या फिर थोड़ा सा लॉस भी होता है तो हम अपना सिस्टम बंद कर देते हैं कि ठीक है, आज नहीं हुआ कोई नहीं, कल मार्केट फिर से अप्रोच करेंगे। अच्छा, तो मैम हम जैसे लोग हैं, हम लोग अपना मेन प्रोफेशन नहीं है ये, बट बहुत सारे लोग भी हैं जो साइड इनकम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में, तो हम थोड़ा उनको क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम से हमने ये सुना है कि शेयर मार्केट तो जुआ है एक, लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा, तो इससे तो दूर रहो। तो इसके बारे में आप सबसे पहले बताओ, क्या कहना चाहोगे कि क्या ये सच में जुआ है? जुआ आप किस चीज़ को कहते हो? जुआ अगर इसको अप्रोच किया जाए कि स्टॉक मार्केट में डाटा निकला हुआ है ये कि 5 to 10% लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं, 90% पैसे गंवाते हैं। अब एक एग्जांपल से ही लेते हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन है 3,30,00,000 लोग, ठीक है। अगर इसका हम 5% निकालें, 10% तो बहुत दूर हो गया, 5% निकालें तो 16,50,000 लोग आते हैं। अब मुझे कल को तुम कह दो कि मैं 16,50,000 लोग सामने खड़े करता हूँ और ये स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं, तुम कहोगे उस चीज़ को जुआ? नहीं। इससे तो कम रेशो आपका, जितने भी लोग, आप मुखर्जी नगर जाओ, वहाँ पे यूपीएससी, ठीक है, एसएससी की एस्पिरेंट्स होते हैं, काम करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं भाई, कई साल लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, उनका कम परसेंटेज है कमाने का, उसको क्लियर करने का, वहाँ पे फ्यूचर बनाने का। बहुत कम लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, एसएससी की करते हैं। उनको आप जुआ क्यों नहीं कहते? वो भी पैसे लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट। स्टॉक मार्केट में क्यों जुआ कहा जाता है? क्योंकि तुम वहाँ पे टाइम नहीं लगाते, वहाँ पे एफर्ट नहीं लगाते, तुम क्विक मनी के हिसाब से आज गए 20 दिन में पैसा डबल, अक्षय कुमार की तरह नहीं। उसको अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए। जब तुम सही अप्रोच करोगे तो कोई जुआ नहीं है। जुआ बेसिकली तुक्का होता है, और यहाँ पे दिस इज अ स्टडी कि तुम डेली बैठ के पढ़ो, उसे अचीव कर लो। हाँ, कुछ लोग इसको लक भी मानते हैं, अगर आपका लक अच्छा है तभी होगा आपका प्रॉफिट। ऐसा होता है क्या कि लक पे डिपेंड होता है सब, या फिर आपकी इतने टाइम से आप इस चीज़ की रिसर्च कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करती है? क्या रहता है? हाँ, लक होता है कि 100 में से एक बार लक काम कर जाएगा अगर लक के ऊपर चल रहे हो, पर जब स्टडी के ऊपर चल रहे हो तो 100 में से 7 बार काम करेगा। तो फिर वो लक फैक्टर नहीं रह पाता जब आप हार्डवर्क करके, काम करके और स्टॉक मार्केट को सीख के अप्रोच करते हो। अच्छा मैम, अभी ना बहुत सी कंपनी जैसे बिल्ड हो गई हैं कि जैसे वो कहते हैं कि तुम हमें पैसा दो, तुम्हारा पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, अब तुम फ्री होल्ड बैठे रहो, टेंशन मत लो। तो आप रेकमेंड करते हो ऐसी कंपनीज के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि बहुत से बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी, हमारे मन में भी आया था कि हम पैसा किसी कंपनी को दें जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए और हमें प्रॉफिट दे दे। तो ये आप रेकमेंड करते हो? नहीं, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप ऐसे किसी को कैसे पैसा दे सकते हो? पहली बात तो आपको किसी को पैसा ही नहीं देना चाहिए मैं तो यही कहूँगा। और कैसे दे सकते हो, मतलब आप आज के टाइम में आपको पता है भाई के साथ कर देता है, तो वो तो आपका अननोन है। आप कैसे उसको, आपको अपनी हार्ड अर्न मनी जो है आपने कमाई है, जो आपने इन्हीं मेहनत से आपने अचीव किया है, उसको आप कैसे दे दोगे? आप केस में क्या होता है, काफ़ी केसेस में, जैसे आप लोग भी अब स्किल्ड हैं, तो वो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो लोग अपना
रिजल्ट्स दिखाते हैं, अपना पैसा दिखाते हैं, तो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि 1% चांस भी है कि आपको अपना पैसा किसी को देना है, ठीक है, तो आप क्या करो कि पहले उस चीज़ को सीख तो लो कि वो आपका पैसा कहाँ लगा रहा है, ठीक लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। अब किसी को आप लोन के लिए पैसा देते हो, कोई आपके पास अप्रोच है, आप उससे पूछते तो हो कि तू जो काम कर रहा है वो चलेगा, काम नहीं चलेगा। तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज होती है तभी तो तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये काम जो करने जा रहा है वो ठीक करने जा रहा है और ये कमा के फिर मेरा लोन का पैसा जो है वो वापस कर देगा और मुझे इंटरेस्ट भी देगा, प्रिंसिपल भी देगा। स्टॉक मार्केट में अगर तुम्हें ABCD नहीं पता, कल को वो तुम्हारे पैसे के साथ रिस्क ज़्यादा ले ले, सही जगह पे ना लगाए, तो तुम उससे क्वेश्चन कैसे करोगे? पैसा तो गया, जब गया तो बाद में तो क्वेश्चन करते रहो। आप मोटा मोटा एक बार समझा सकते हो हमारी ऑडियंस के लिए, जैसे किसी को स्टॉक मार्केट में घुसना है तो घुसने के लिए क्या प्रोसेस and होता है, don'ts क्या हाँ डूज एंड डोंट्स प्लस कौन सा अकाउंट खुलवाना होता है, कैसे होता है, आप एक बार एक्सप्लेन करो। तो डूज में क्या है, डूज में सबसे पहले तो आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए हो, 18 साल से बड़े होने चाहिए हो। अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट इज़ जहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, या जो भी क्राइटेरिया है आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपको पैसा डालना पड़ेगा, उसी से आप खरीद सकते हो। उसके बाद आप आ सकते हो शेयर मार्केट में, शेयर्स खरीद सकते हो जैसे आपका दिल करे, जैसा आपने सीख रखा है लाइफस्टाइल, बेसिकली जो है, जो आपने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। वैसे मैं आपका पर्सनल टेस्ट जानना चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा रिस्क टेकर हो या सेफ खेलने वाले हो या कैसा रहता है? और आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठती है, किसकी ज़्यादा चलती है कि आज ये लेना है या नहीं लेना? इसमें मैं ये कहूँगा कि चलती मैम की है। अच्छा। हर घर की तरह। ये मैंने पूछा ही क्यों, ये मुझे समझ जाना चाहिए था। तो बट ऑब्वियस है मैम की ही चलती है, लेकिन उसमें हाँ सजेशंस मेरे होते हैं, इनपुट्स बैकएंड तो मेरे को ही संभालना होता है, तो इनपुट्स मैं देता हूँ कि ये चीज़ लेनी चाहिए, आज की टाइम में ये ऊपर जाना है, ऊपर जा रहा है, इस मैं कहूँगा एरिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस तरीके से वी विल प्लान और फिर उसी के हिसाब से हम खरीद लेते हैं शेयर्स वगैरह। तो रिस्क विस्क लेते हो आप फुल पावर या? हम थोड़ा सा सेफ खेलते हैं बेसिकली, क्योंकि वी हैव अर्न फ्रॉम ज़ीरो, तो वी नो द वैल्यू ऑफ दैट मनी विच वी हैव and we don't want to spoil it, so we plan to take minimum risk and higher revenue or advantage or profit you can say। तो उस तरीके से चलते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसी कंपनीज में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब जैसे ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं या फिर अनलिस्टेड शेयर्स भी होते हैं, तो किन चीज़ों पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अगर मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ? आपको पहले ये देखना चाहिए कि एज ए लेमैन लैंग्वेज से मैं ये कहूँगा कि जो आपके सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं, लाइक आप ये कॉफ़ी पी रहे हो, किसी XYZ ब्रांड की कॉफ़ी है, अब आप ये देखो उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी, उसके प्रोडक्ट्स देखो, आपके सराउंडिंग में कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप कितना उसको डिमांड है, उसकी मार्केट में क्या चल रहा है। लेमैन की तरीके से समझा रहा हूँ मैं, किसी लाइक आप ग्रॉसरी स्टोर में चले जाओ, वहाँ पे आप 50 चीज़ें देखोगे और उनका स्टॉक देखोगे कि कितनी जल्दी से वो बिकता है और कितनी जल्दी से वो रिप्लेनिश होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो मैं लेमैन की तरह समझा रहा हूँ कि वो आप ये देख लोगे कि वो कितनी चल रही है मार्केट के अंदर, आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से आई विल सजेस्ट कि आप उसके स्टॉक्स ले सकते हो एज अ लेमैन। बाकी अगर आप टेक्निकल तरीके से देखो तो आपको पहले कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखनी चाहिए, फंडामेंटल्स देखने चाहिए, कितने उसके पास एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने लोन्स लिए हुए हैं, तो उसी के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। अगर उसके हिसाब से प्लान नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो, एक तरीके से मैं कहूँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं इस तरीके से, तो कोई एग्जाम्पल हो जाए? आप जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की वैल्यू कैसी है कंपनी की? बहुत बड़ी वैल्यू है, उनके प्रमोटर की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप वो देखो कि वो नए प्रोडक्ट्स में
कितनी रिसर्च में पैसा लगाते हैं। अब ईवी आया है, टाटा पास आया है, तो टाटा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में यही चलने वाला है और उसी से ही उनकी प्रोडक्ट्स बिकेंगे और वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, ऐसी कंपनी को ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसके कैसे हैं। फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंपनीज एआई में काम कर रही हैं अच्छे से, उन कंपनी को देखना। आप देखोगे कि कौन सी कंपनीज इंडिया में, अब मैं कुछ नाम बोलूँगी पर मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ आपको बाय करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बट एग्जाम्पल हैप्पीएस्ट माइंड है, वो एआई में काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो उस कंपनी को देखो, उसके क्लाइंट्स देखो कि कैसे हैं, उसका फ्यूचर पर्सपेक्ट देखो वो कितना डेवलप कर रही है, और उसके बाद उस कंपनी में, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ्यूचर देखना पड़ता है, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न आएगा आपको। तो फिर वो देख के आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो। दूसरा, उन प्रोडक्ट्स को जानते हो आप या नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई कंपनी है, उसका कोई वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है और तुमने वहाँ पे लगा दिया, तुम्हें पता ही नहीं है। एक लेमैन पर्सन को क्या दिख रहा है आसपास, क्या बिक रहा है आसपास, किसकी कार बिक रही है, महिंद्रा थार, हाँ करेक्ट, आपके पास भी है। तो मैम इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी ही पड़ती है, तो तुम साइड बाय साइड नहीं कर सकते, तुम्हें आप इसको अपना मेन काम ही बनाना पड़ेगा, या कुछ और काम करते करते भी हम ये कर सकते हैं? आराम से आप कुछ और काम करते करते भी ये बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी, ठीक है, कि एक इंसान जो भी कोई अच्छा बिलियनर है, कोई बहुत पैसे वाला है, वो उसके हमेशा ना बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं, कभी वो एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहता है। सही बात, ठीक है, आपको भी पता होगा, आपने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किए, आपके भी कई सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, ठीक है। तो सेम विद ट्रेडिंग, सेम विद स्टॉक मार्केट, उसको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। एक और सोर्स ऑफ इनकम अपनी जॉब को रखो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, जॉब में मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इस पोजीशन तक आ जाओ कि आप इतना पैसा कमा रहे हो कि आप 1 साल तक रिलैक्स्ड हो, तब आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हो, अगर आप जॉब से परेशान हो अपनी या छोड़ना चाहते हो। परेशान तो होंगे, जॉब से काफ़ी लोग परेशान होंगे। जॉब में कौन खुश है? पैसा तो स्टॉक मार्केट वाले अच्छा, बहुत सारे स्कैम्स भी हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, और बहुत सारे स्कैम्स तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से जिसका सारा जो रिजल्ट है, जो प्रेशर है, वो आम आदमी पे आता है। तो कुछ स्कैम्स के बारे में बताओ, आजकल आपको अपनी इंडस्ट्री का पता होगा कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं मार्केट के और अंदर, लोग कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से? 2 टाइप के स्कैम होते हैं, एक हायर लेवल के स्कैम होते हैं, एक लोअर लेवल के स्कैम होते हैं, ठीक है। तो हायर लेवल के स्कैम्स के बारे में बात करते हैं, जो कि स्टॉक ऑपरेटर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के वो स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं उसको। उसका प्राइस है 100 रुपये, उसको 200 रुपये ले जा सकते हैं, उसका प्राइस 100 रुपये है, उसको 50 रुपये लेके आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और उसमें कंपनी के प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं है, पैसे से मैनिपुलेशन होता है। और ये जो चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो पेनी स्टॉक्स में होती है। पेनी स्टॉक्स आर लाइक जो कम वैल्यू के स्टॉक्स होते हैं, 10 रुपीज़ से जो कम के स्टॉक्स होते हैं, तो दोज आर कॉल्ड पेनी स्टॉक्स। तो उनको इन्फ्लुएंस करना और उनकी मैनिपुलेशन बहुत आसान होती है। तो इस वजह से वो या तो आपको ज़ीरो कर देते हैं या आपको हीरो बना देते हैं। तो दोनों चीज़ें यही चलती है। एक स्कैम का एग्जांपल लेते हैं। एक ऑपरेटर है कंपनी का, ठीक है, प्रमोटर है कंपनी का, प्रमोटर जो लोग कंपनी में काम करते हैं, उसको पता है कि उसकी कंपनी की हालत अच्छी नहीं है और वो कंपनी लिस्टेड है। अब वो कंपनी आज 10 रुपये पे है, तो वो क्या करेगा कि उसने 1 करोड़ रुपए पे अपना स्टॉक ले लिया 10 रुपये पे, ठीक है, एग्जाम्पल है बस ये सिंपल सा। उसके बाद वो 50 से 60 लाख रुपए दे देता है किसी ऑपरेटर को जो ये स्टॉक ऑपरेट करता है। वो ऑपरेटर क्या करता है, वो 50 से 60 लाख रुपए यूज़ करके न्यूज़ वालों को कॉल करेगा, कॉन्टैक्ट्स तो बने होते हैं इनके हर जगह पे, न्यूज़ वालों को कहेगा कि न्यूज़ फैलाओ
कि ये जो कंपनी है ये आने वाले टाइम में इसको ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया है, कोई भी रैंडम न्यूज़ प्रोजेक्ट मिल गया है, या ये बढ़ने वाली है, या इसके साथ ऐसा होने वाला है, और ये तो स्टॉक बस तुम्हें रातों रात करोड़पति अरबपति बना देगा। तो ये न्यूज़ फैलती है, फिर व्हाट्सएप पे जाती हैं। आजकल तुम्हें पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास मैसेज आता है कि जी ये स्टॉक है और ये तो इसमें आज तुम पैसे लगा दो और ये 10 दिन में देखना कि तुम्हें 200% रिटर्न देगा। तीसरा वो करते हैं कि किसी और सोर्स के थ्रू न्यूज़ फैला देंगे। तो लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती वो लालच में आ जाते हैं, तो वो अपना पैसा लगा देते हैं उसमें, और वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ फैलती है कि वो स्टॉक 10 से 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो उसने 1 करोड़ से अपना पैसा बना लिया, जिसने 1 करोड़ लगाया था कंपनी का बंदा, और वो 100 रुपये पे निकल जाता है शेयर बेच के, उसका तो प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी के अंदर ना कोई फंडामेंटल है, ना कोई उसके पास प्रॉफिट आ रहा है। तो जिन्होंने 10 रुपये पे लगाया था, हमारे जैसे लोग, रिटेलर्स बेसिकली, रिटेलर्स, उनका पैसा फिर वो 100 से नीचे गिरते 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 वो 5 पे आ जाता है। वो कभी 10 हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारा पैसा गया। हाँ, काम ही नहीं है कंपनी के पास कोई। तो ये एक टाइप का स्कैम चलता है। अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी अडानी की, सुनी थी आपने? हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, उसके अंदर मिस्टर केपी हमारे बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, इंडिया में नहीं है, उनको बैन भी कर दिया, फिर भी वो मैनिपुलेट करते हैं। सुचित्रा दलाल जिन्होंने हर्षद मेहता के स्कैम पे काम किया था, उन्होंने ट्वीट किया था स्पेशली कि एक बहुत पुराना ऑपरेटर फिर से एक्टिव हो चुका है बहुत बड़े स्टॉक में। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं हिंटेड था केपी के टुवर्ड्स, एंड ही वाज रनिंग दैट स्टॉक। अगर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया स्टॉक 100 का 50 में कर दिया, तो आम जनता तो उसको पहचान नहीं पाएगी। तो वो कैसे पहचाने कि ये मैनिपुलेट, मतलब इसका स्टॉक का रेट गिरा रखा ऑपरेटर ने। तुम ऐसे स्टॉक से दूर ही रहो, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिन पे मैनिपुलेशन, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए हैं, ठीक है, जो स्टॉक्स न्यूज़ में कम रहते हैं, जो स्टॉक कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहे हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जो स्टॉक ज़्यादा न्यूज़ में है या उनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो। इनफैक्ट बहुत सारे स्कैम चलते हैं, बहुत पुराने टाइम से स्कैम्स होते आ रहे हैं। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एक सर देंगे हमें। एक हमारे बुल बियर कार्टेल चलाते हैं, उनका आप नाम जानते भी होंगे। कमेंट में बताना हमें नाम, अगर आपको नाम समझ आए तो, किसकी बात कर रहे हैं हम। भाई इससे पहले आप स्टोरी आगे बताओ मेरे को प्लीज, जनता को भी और हमें भी बुल और बियर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा दो, ताकि हम सब रिलेट कर पाए उससे। बुल जो होगा वो आपको नीचे जो कोई चीज़ है उसको मारने के लिए वो ऊपर उछालता है, तो मतलब वो प्राइसेस बढ़वाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो बियर होगा वो ऊपर जिसके प्राइसेस हैं उसको वो नीचे लाएगा, ये होता है। ठीक है, तो आप जिनकी बात कर रहे थे उनकी बात स्कैम पे आ कंटिन्यू जाते हैं कर। दोबारा, क्या था वो? आज के यूथ के जो सबसे बड़े इंस्पिरेशनल इन्वेस्टर हैं, जिनको सब गुरु मानते हैं, वो भी कभी स्कैम्स में इन्वॉल्व थे। वो भी आज इतने बड़े हुए हैं स्कैम्स के बाद ही। अगर आपको समझ आता है ना कि कौन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसकी बात चल रही है। तो बात है 1949 की। उस टाइम के सबसे बड़े ऑपरेटर्स का जन्म हुआ, उनको हम ब्लैक कोबरा के नाम से जानते हैं। उन्होंने चलाया इंडिया का सबसे बड़ा कार्टेल। उन्होंने आज के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने चेले चपाटों के रूप में रखा, और फिर वो पैसा इकट्ठा करके और कंपनीज को गिराते थे। इतने बड़े लेवल के थे वो कि बीएससी, जो कि इतना बड़े लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर कोई कंपनी लिस्ट होनी होती थी ना, तो वो पहले ब्लैक कोबरा के पास जाती थी, वो अप्रूवल देते थे, तब वो कंपनी लिस्ट होती थी नेशनल लेवल की। इतना बड़ा उनका खौफ था, दबदबा था। हर्षद मेहता की स्टोरी सबको पता है। हाँ। तो हर्षद मेहता ने टक्कर ली इनसे, और अब देखो हर्षद मेहता का क्या हाल हुआ। वही इंडिया में वही बात है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो भगवान। ठीक है, तो जो नहीं पकड़े गए आज वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत क्या ऐसा है कि अभी भी वो चला रहे हैं, अभी भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं ये चीज़ें?
इस बात पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हर्षद मेहता ने टक्कर ले ली, हर्षद मेहता का बुरा हाल हुआ, पर इनको भी टक्कर देने वाला आया था एक बार बंदा, हमारे धीरूभाई अंबानी जी। तो धीरूभाई अंबानी जी का बोलबाला चल रहा था बहुत उस टाइम पे कि रिलायंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि इनके स्टॉक्स को हम पीटेंगे, इनके स्टॉक्स को हम गिराएंगे, बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं ये अपने आप में। तो इन्होंने अपने पैसे लगाए, इनके स्टॉक्स को गिराना शुरू किया। अब हमारे धीरूभाई अंबानी जी बहुत अच्छे, मैं कहूँगी, बिजनेसमैन हैं, और उनकी कंपनी में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ था वो कॉमन लोगों का लगा हुआ था, और वो चाहते थे कि इन लोगों का पैसा ना डूबे, क्योंकि वो हमेशा कॉमन बंदों के पास जाते थे पैसा लगवाने के लिए। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि भाई मेरे स्टॉक में ऐसे बियर कार्टेल एक्टिव हो गया है। उन्होंने लगाए पैसे उनके दोस्तों ने, पर फिर इनके पास इतना पैसा था बियर कार्टेल के पास कि वो नहीं पैसा पूरा पड़ पाया, ये उस स्टॉक को सेल पे सेल किए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। तो धीरूभाई अंबानी जी ने अपने कॉमन लोगों के पास गए कि आप अगर मेरी कंपनी में यकीन करते हो, आपको पता है कि कंपनी आपको आगे जाके रिटर्न देने वाली है और ऐसे ऐसे गलती हो रही है इसके साथ, तो आप शेयर खरीदो इसके और इसको आगे बढ़ाओ। तो कॉमन पीपल, हमारी इतनी पार होती है ना, अगर हम मिलके काम करें, अगर हमें पता है कि कैसे सही से काम करना है। रिलायंस ऐसे ऊपर गया कि इन बियर कार्टेल की छुट्टी हो गई। इनके एक दिन ऐसा आया कि अगर ये अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे, उसको गिराना नहीं बंद करेंगे, तो अगले दिन इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा। अभी इतना होता है कि अब डिजिटल हो गई दुनिया, तो ये कार्टेल वगैरह इतने एक्टिव नहीं हो पाते, या इतने मतलब चीज़ें बाहर भी आ जाती है ना बहुत जल्दी। तो और सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आ गए, आप जैसे लोग भी आ गए जो लोगों को अवेयर करते हैं। तो अब ये चलाना मुश्किल है, या अभी भी स्कैम्स होते हैं? अभी भी स्कैम्स होते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस हैं, पर इन चीज़ों पे वीडियोस इतनी नहीं है जो आपको ऐसे अवेयर करवाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि बहुत बड़े लेवल के लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उन पे कसना शिकंजा और उनको रोकना, हाँ पहले जितना इरेगुलर था उतना नहीं है, पर स्टिल है चीज़ें, और उसको टाइम लगेगा थोड़ा इम्प्रूव होने में। अभी तो डिजिटलाइजेशन आया है, अभी तो इंडिया को बहुत ऊपर जाना है। मेरे को लगता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन बनने से पहले उनका तोड़ ढूंढ लेते हैं, और वो हर जगह पे ही होता है। बट फिर ऐसा भी नहीं कि कॉमन आदमी को डीमोटिवेट हो कि भाई ये सब हो रहा है तो मैं पैसे ना लगाऊं, क्योंकि पब्लिक ही मेन चेंज कर रही है। जैसे आपने धीरू भाई जी का एग्जांपल दिया, तो पब्लिक कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड करवा सकती है। तो आप अवेयर होगे और सही जगह पे लगाओगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा। वैसे मैम आपने जो स्कैम्स बताए तो बहुत हाई लेवल के स्कैम हो गए, जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कॉल्स भी आती हैं, इस तरीके के स्कैमर्स हैं जो छोटे मोटे स्कैम्स आजकल चल रहे हैं। तो वो बताओ, और उनसे कैसे जनता के साथ होने के चांसेस वो आम जिंदगी में ज़्यादा रहते हैं। एक स्कैम सर के साथ भी हुआ था। सर आप अपनी पर्सनल स्टोरी बताओ। सर आपके साथ कैसे हो गया? स्टार्टिंग की बात है क्या? कौन सा मेरे साथ? तो कह रहे इतने सारे हो रखे हैं, कौन सा बताओ? तो ऐसा हुआ कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। तो डीमैट अकाउंट खुलते के साथ ही आपके पास, आपका क्या होता है, ये कंपनी सारी लिंक्ड होती है, आपका डेटा उठा लेती है। तो ये क्या करते हैं, आपको पास रैंडम कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि सर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप शेयर मार्केट में काम करते हो? ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप उनको बोलते हो हाँ मेरे पास डीमैट अकाउंट है और मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, सो ये दे विल कन्विंस यू कि आप हमारे बताए हुए स्टॉक में आज इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद दे विल गिव यू अ कॉल कि आप इस स्टॉक को इस पोजीशन पे खरीद लीजिए। मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो ऐसे ही वो 50 बंदों के पास ऐसे कॉल कर देते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और 50 बंदों के पास कॉल ये कर देते हैं कि ये आज स्टॉक नीचे जाएगा। तो जिनका प्रॉफिट होगा उस दिन, वो तो प्रॉफिट में हो गए तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा।
तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, वो उनको और इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और ये अपोजिट जो कॉल होगी ये नेक्स्ट डे सबको दे देंगे। तो इससे ये भी एक तरीके का स्कैम है जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, और ये बेसिकली चलता है इंदौर से, राइट? इंदौर और कोलकाता ये मेन हब है इन स्कैम्स के। तो कॉल करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ऐसे 50-50 डिवाइड करके कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 50% का तो प्रॉफिट होना ही है। तो जब 2-3 बार तुम्हारा हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हें लगेगा अरे ये तो बड़ा सही है, फिर आप फिर से बिना नॉलेज में उनमें इन्वेस्ट करोगे, उनको पैसे दोगे, कह देंगे हम आपका अकाउंट हैंडल कर लेते हैं। तो मेन चीज़ ये होती है बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करके उनसे फिर पैसे निकलवाते हैं कि वी गाइस विल हेल्प यू, हमारी फीस दो। तो वो क्लाइंट्स बनाते हैं बेसिकली। ऑल राइट। तो ये जो नए खिलाड़ी होते हैं जो घुस रहे होते हैं इसमें, वो लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि वो ना जिनके नए डीमैट अकाउंट खुले हैं ना उनको सबसे पहले कॉल करते हैं, क्योंकि इंसान ने नया नया डीमैट पहले सीखने से पहले इंसान डीमैट अकाउंट खोलता है ना। हमने भी ऐसा ही किया था कि अरे एक क्लिक में तो खुलना है, जाओ खोल लो। पता है इन चीज़ों को देखकर ही जो हमारे से ऊपर की जनरेशन है, हमारे फादर मॉम, मतलब ये कहते हैं कि यार तुम क्यों कर रहे हो ये, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, इतने स्कैम्स होते हैं। यही रीज़न है कि जो लोग डीमोटिवेट होते हैं इस साइड आने के लिए। बोलते पैसे जलाने तो स्टॉक मार्केट में डाल दो, इससे ऐसे बोलते हैं, मतलब ये इमेज क्रिएट हो रखी है। अच्छा, आपके अगर पेरेंट्स ये बोलते हैं ना, तो मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन देती हूँ आपको, ठीक है? ये वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने हर जगह पे ये देखा है, और आप भी अगर बिना पढ़े बिना काम किए स्टॉक मार्केट में जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा डूबेगा, ठीक है? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। शायद 2-3 बार आपका पैसा बन जाए, पर चौथी बार या 5वीं बार आपका पैसा जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहले आप पढ़ो, उसके बाद एक डेमो अकाउंट ओपन करो, ठीक है? वहाँ पे आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, रियल मनी नहीं लगेगा। वहाँ पे आप पैसे लगाओ अपने 10,000, रियल मनी नहीं है, कितने से भी आप उस वहाँ पे पैसे बनाओ डेली बेसिस पे, ठीक है? और साथ में सीखो भी। जब वहाँ पे आपके पैसे बन गए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मुझे आ गया है इतना कॉन्फिडेंस, फिर वो अकाउंट अपने पेरेंट्स को दिखाओ। पेरेंट्स को दिखाओगे, उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उनसे एक साथ इतने पैसे मत मांग लेना, थोड़े पैसों से स्टार्ट करना, 5,000 से 10,000 से एक बार ट्रस्ट बिल्ड करके। फिर उस ट्रस्ट को फिर तोड़ना नहीं है, फिर वहाँ से उन 5,000 से 10,000 से कमा के अपने पेरेंट्स को दिखाओ। देखना वो पक्का तुम्हें ट्रस्ट करेंगे। वो ट्रस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम खुद लर्न किए बिना स्टॉक मार्केट में क्या आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ऑनेस्टली, कि बिना सीखे सिखाए, बिना रिजल्ट दिखाया कुछ भी मत करो। हाँ। मॉम डैड को रिजल्ट दिखा दो, उनको दिख जाए कि यहाँ लड़का पैसा कमा रहा है इससे। हाँ। और सही चीज़ है ये। अब 10वीं क्लास में तुम्हारे 40% नंबर आए और तुम कहोगे अपने पेरेंट्स को कि 11वीं में मुझे मेडिकल दिला दो, तुम पागल है क्या? अपने हिसाब की चीज़ ले। सही बात है, सही बात है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, और अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी एक अच्छी कंपनी में, बी इट टाटा, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ बेटर, कि मैं किसी एक सिंगल में करूँ इन्वेस्ट या फिर मल्टीपल कंपनीज में करूँ? हमेशा आप एक जगह पे अपने सारे पैसे ना लगाओ। बहुत सारे तरीके होते हैं आप इन्वेस्ट करने के, अगर आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो। पहला होता है तरीका सिप करने का। सिप इज़ कि हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, आपने उसमें से 1,000 रुपये निकाले और हर महीने 1,000 रुपये वो किसी भी पोजीशन पे है कंपनी, वहाँ पे ले लिए। तो अगर वो नीचे भी जाती है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ऊपर जाती है तो आपको कम प्रॉफिट होता है, पर एक एवरेज बन जाता है आपका। ये नहीं कि लमसम एक साथ ही एक प्राइस पे सारा पैसा डाल दिया आपने। दूसरी चीज़ होती है एक्सपोजर लो अलग अलग आपके सेक्टर्स के। अब कोई सेक्टर है जैसे फार्मा आपका है, कोविड के टाइम में बहुत अच्छा चला था, कुछ सेक्टर्स चले गए थे नीचे, कुछ सेक्टर्स कुछ साल के लिए अच्छे चलते हैं, आईटी सेक्टर। तो जब आप हर एक चीज़ में रखोगे अपने पैसे अलग अलग, तो ये नहीं होगा कि आपका सारा पैसा एक टाइम पे नेगेटिव ही जा रहा है और सारा पैसा पॉजिटिव ही जा रहा है। रोटेशन होती रहेगी उस पैसे की। तो एक जगह पे अपने सारे पैसे ना लगाओ। ये मैंने इसीलिए पूछा कि लोग करते हैं कि एक में ही डाल दो यार, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, क्या पता बढ़ जाएगा, घटेगा तो घटे भी। हाँ, तो फिर वो ऑप्शंस गिर जाते हैं ना लोगों के। हाँ, तो लमसम, एक तो लमसम ना लगाओ, स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, धीरे धीरे हर महीने का निकाल के लगाओ। दूसरा, सेक्टर्स में लगाओ कि ये सेक्टर अब चल रहा है, ये सेक्टर अब चल रहा है, ये सेक्टर
अब चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, रेमिनेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स बाय जेसी लिवरमोर। वहाँ पे ऑपरेटर्स के माइंड को आप समझ सकते हो कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं। दूसरी बुक जो मैं कहूँगी हर ट्रेडर के डेस्क पे होनी चाहिए, इनफैक्ट हर इंसान के डेस्क पे होनी चाहिए, वो है भगवद गीता। भगवद गीता आपको बताती है आपको माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अपने फियर को, ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है। ये किताब हर इंसान को पढ़नी चाहिए। सिर्फ पूजा नहीं करनी है, पढ़नी है और अपनी ज़िंदगी में, अपनी ट्रेडिंग करियर में अप्लाई करनी है, और फिर देखना कि आपका ट्रेडिंग करियर कितना बूम करता है, क्योंकि आप वहाँ से अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा, आपने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला कि मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो वो क्या चीज़ है? आप उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद वो आपको रिटर्न में कुछ देते हैं कि है कि आपका कोई इंस्टीट्यूट है, क्या चीज़ है, थोड़ा बताओ। हाँ जी, ज़रूर। मेरा कोर्स है 3 मंथ्स का कोर्स है, और उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट के, और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाता है। हर एक चीज़ सिखाई जाती है। इनफैक्ट मैं खुद लाइव ट्रेड करती हूँ उसमें, जिससे आपको समझ भी आए कि लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, और लर्निंग भी है उसमें बहुत ज़्यादा, और आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड होती है, जो कि आप जनरली, जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में फियर या ग्रीड कैसे मेंटेन करना है, आप नुकसान लेते हो, वो आपको कंट्रोल करना बताया जाता है। कोई स्टूडेंट एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पहले लॉस कर रखा है, गलती की है, तो फिर मैं उनको सिखाती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, उनकी साइकोलॉजी डेवलप करती हूँ। और एक ऐसे ही हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 लाख का नुकसान किया हुआ था स्टॉक मार्केट में, और वो आए, उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया, एंड विद इन 3 मंथ्स उन्होंने 10,000 को 64,000 में कन्वर्ट किया इंट्राडे से, और अब वो मल्टीप्लाई होगा, और वो जा रहे हैं अपने लॉस रिकवरी के टूवर्ड्स और स्टॉक मार्केट से अर्निंग के टूवर्ड्स भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई, ये तो आपके बहुत काम आने वाला है। तो जाओ फटाफट से ले लो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी चालू कर दो। अच्छा, लोगों को अगर आपको फॉलो करना हो तो कहाँ पे करें फॉलो? तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप बॉस ऑफ स्टॉक मार्केट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और देखो, बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ना अपनी इनकम रिवील कर दोगे, तो हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आ जाएगी कि हाँ, और उनका इंटरेस्ट भी आएगा कि ठीक है, हम भी इस लेवल तक कमा सकते हैं। देखो, जब हम घर से निकले थे तब हमने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो हज़ारों में की थी, 5,000। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट करना है तो आप कम से कम कैपिटल से स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद हमने 50,000 भी किया उसको, फिर लाख रुपए में भी गए, अब हम करोड़ में हैं, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी। मतलब करोड़ों में खेल रहा हूँ बेसिकली। मतलब अगर आप सिर्फ करोड़ कहते तो मैं एक या दो मानता, लेकिन आप करोड़ कह रहे हो तो मतलब हाँ, मतलब ऊपर वाले ने जितना दिया है ठीक है, हम खुश हैं। तो ऑल राइट गाइज, बहुत ज़्यादा हमें आज सीखने को मिला, और अगर आपको भी वैल्यू मिली है इस पॉडकास्ट से तो अप्लाई तो करना ही, साथ ही साथ शेयर भी करना। और सारंग और अभिषेक गाइड भी करते हैं, और इनके कोर्सेज भी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, और इनके इंस्टाग्राम लिंक्स, और आपको कोई भी हेल्प इनके थ्रू चाहिए तो इनको रीच आउट कैसे करना है, इनके पर्सनल इंस्टाग्राम और इनका यूट्यूब हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, और हेल्प के लिए थोड़ी सी फीस भी चार्ज करते हैं। तो भाई मैं जनता से बोलूँ, अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट फ़ायदेमंद लगा या आपके फ्रेंड के इसमें फ़ायदा होने वाला, तो प्लीज़ डू शेयर दिस पॉडकास्ट, उन तक पहुंचा दो। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो दिस ब्यूटीफुल कपल ऑन इंस्टाग्राम। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय।